हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और आज हम लोग यहाँ पर क्लास हमारी आज की स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में आज डे नंबर 12 की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 11 तक की सारी क्लासेस को देख लिया है। तो आज जो है डे नंबर 12 में हम लोग फीचर इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो मुझे एक बार जो भी लोग कनेक्ट हो गए हैं मुझे एक बार बता दें कि क्या हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो पाए हैं। क्या आप लोग को मेरी वॉइस, इंटरनेट स्पीड और सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है? मुझे एक बार बता दें जिससे कि मैं यहाँ पर सारे के सारे टेस्टिंग पार्ट को कर लूँ। तो आज की जो क्लास है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो भी यहाँ पर कनेक्टेड है एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर क्लियर लिख दें, तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। मुझे एक बार बता दें जाकर जो भी यहाँ पे कनेक्टेड है कि आज की जो हम लोग क्लास है क्या उसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। देखिए, मशीन लर्निंग जो हमारी 30 डेज की जो मशीन लर्निंग की जो हमारी पूरी कंप्लीट सीरीज जो चल रही है, इसमें आज हम लोग डे नंबर 12 में जो अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं वो है फीचर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो हमारी डे नंबर 1 की जो क्लास है वहां से लेके डे नंबर 11 की जो क्लास है, जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी है, उस पे हम लोग पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक चल रहे हैं। जब से आपको यहाँ पर मशीन लर्निंग के डेफिनेशन से लेके हम लोग फीचर इंजीनियरिंग तक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया है कि फीचर इंजीनियरिंग को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को यहाँ पर समझ चुके हैं। जो लोग मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं उनको पता होगा मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, जिसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंस बता के रखा हुआ है, पहले से ही आपको बताया हुआ है कि फीचर इंजीनियरिंग कितना ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। तो हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस में जो चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं फीचर इंजीनियरिंग के, उसको हम लोग यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपको याद होगा डे नंबर 8 में हम लोगों ने फीचर इंजीनियरिंग के 4 टाइप्स देखे थे, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन। उन्हीं 4 टाइप्स से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर आगे के टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको डे नंबर 12 में न्यूमेरिकल डेटा के रिलेटेड कुछ जो टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पे बताया था। तो एक बार हम लोग यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने फीचर इंजीनियरिंग में पिछले जो क्लासेस है उसमें मैंने यहाँ पे पढ़ा दी और आप लोगों ने यहाँ पे वो चीजें समझ ली है। दूसरी बात यह है कि आप लोग को गिटहब में सारे के सारे डे वाइज सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे आपके जो स्टडी मटेरियल है, डेटा सेट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो हम लोग पीडीएफ में नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में और वेबसाइट में आपको दोनों चीजें मिल जाएगी। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम लोग फीचर इंजीनियरिंग में इतना टाइम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप मशीन लर्निंग पे काम करना चाहते हो, किसी भी एल्गोरिथम में आप काम करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर फीचर इंजीनियरिंग में अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। और यदि आप फ्रेशर हो और आप यदि इंटरव्यू पे भी जाओगे तो यहाँ पर आपको फीचर इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। तो अभी हम लोग फीचर ट्रांसफॉर्मेशन पे हैं। टोटल फीचर इंजीनियरिंग के 4 टाइप्स है जो मैंने आपको बताया था, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, फीचर कंस्ट्रक्शन, फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन जो है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन से आपको क्या समझ में आता है कि जब भी हमको जो डेटा मिलता है उस डेटा में कई तरह की मिसिंग वैल्यूज होती है। उस मिसिंग वैल्यू के साथ हम लोग मशीन लर्निंग को कोई भी अपने इनपुट डेटा नहीं दे सकते हैं। ये चीज आप लोग को अभी तक क्लियर हो गई है, जिसमें हम लोग कैसे हैंडल करते हैं अपनी मिसिंग वैल्यू को, वो हम लोग यहाँ पर पूरे सिस्टमेटिक तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को समझते जाइए। बहुत आसान है मशीन लर्निंग, तब आसान है जब आपको मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है उसके पूरे स्टेप्स पता हो, तभी आपके लिए मशीन लर्निंग यहाँ पे बहुत आसान होगी। तो पहला हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है इस मिसिंग वैल्यू में रिमूव डेटा। जब आपके पास डेटा है उसको आपको रिमूव करना है तो आप कैसे यहाँ पर उसको रिमूव कर पाओगे। ठीक है, पहला सेक्शन तो हम लोगों ने देख लिया था प्रीवियस क्लासेस में। दूसरा इंप्यूट वैल्यू, भाई आपके पास जब मिसिंग वैल्यू है तो या तो आप उसमें से कुछ चीजों को मिसिंग वैल्यू को यहां से रिमूव कर दोगे या आप उसको फिल करोगे। जहां पर आपकी जो मिसिंग वैल्यू है उसको आप फिल करोगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंप्यूट वैल्यू। ठीक है, जिसमें हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या? यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल डेटा में मीन, मीडियन और आर्बिट्ररी वैल्यू और ईओडी, ये वाला सेक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था जो हमारी डे नंबर 12 की क्लास थी।
माफ करिए, डे नंबर 11 की क्लास थी। ये हम लोगों ने उससे पहले वाली क्लास में देखा था, और इंप्यूट वैल्यू हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है न्यूमेरिकल डेटा में मीन, मीडियन और आर्बिट्ररी वैल्यू, ये हम लोगों ने डे नंबर, लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी डे नंबर 11 की क्लास, वो हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली थी। अब हम लोग जा रहे हैं हमारे कैटेगोरिकल डेटा पे। आपको पहले से क्लियर है, डेटा दो तरीके का होता है, एक न्यूमेरिकल डेटा जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू होती है, कैटेगोरिकल डेटा जिसमें हम लोग कैटेगरी वाइज किसी भी डेटा को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग, बेसिक चीजें हम लोग पहले से देखे हुए हैं। अब इस कैटेगोरिकल डेटा में हम लोग कैसे हैंडल करते हैं अपनी मिसिंग वैल्यू को, इसमें मैं आज आपको फोकस करने वाला हूं दो टॉपिक्स पे। एक है हमारा मोड, मीन और मीडियन तो हम लोगों ने समझ लिया था। मोड में जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इंप्यूट होती है, ये मैं आपको आज समझाऊंगा, काफी डिटेल अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा। क्लास थोड़ी लंबी होगी, बड़ी होगी, लेकिन बहुत बेस्ट होने वाली है। सेकंड चीज है आपकी मिसिंग वैल्यू। ठीक है, इसमें हम लोग कैटेगरिकल डेटा में कैसे ये काम करते हैं, ये आज हम लोग समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल डेटा में पूरा टाइम दिया था, जो हमारी डे नंबर 11 की क्लास थी, और आज डे नंबर 12 की जो क्लास है, जो आज की हमारी क्लास होने वाली है, वो उसमें हम लोग कैटेगरिकल डेटा में कैसे हैंडल करेंगे मिसिंग वैल्यू को यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन में, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। पहले मैं आपको थ्योरी के थ्रू समझाऊंगा, फिर उसी चीज को मैं आज आपको प्रैक्टिकल के थ्रू भी, यहाँ पर कोडिंग के थ्रू भी समझाऊंगा। फिर आगे आने वाले जो क्लासेस होगी हमारी डे नंबर 13, 14, जो भी आगे की जो क्लासेस होने वाली है, उसमें हम लोग इसी सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, जिसमें KNN इंप्यूटर और यहाँ पर मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में कैसे काम करते हैं फीचर इंजीनियरिंग में, वो भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले जो हमारे कैटेगरिकल डेटा है उसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग यहाँ पे समझ जाएं। हम लोग यहाँ पर इंप्यूट वैल्यू मतलब कि हम लोग वैल्यू को फिल करते हैं, ठीक है, मिसिंग वैल्यू में। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आज देखेंगे कि क्या पर्पस होता है हमारे मोड को यूज करने का। पहला चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं इंटरव्यू राउंड्स के। कि उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग आज फ्रीक्वेंट इंप्यूटेशन क्या होता है और उसके लिए हम लोग क्यों यहाँ पर मोड वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। चलिए यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे के सारे टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, कैटेगरिकल डेटा में मोड। ठीक है, कैटेगरिकल डेटा में ये जो मोड वाला सेक्शन है, इसको हम लोग आज जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन जो है इसको देखेंगे, कैसे हम लोग ये दोनों फीचर को यूज करते हैं हमारे फीचर इंजीनियरिंग में कैटेगरिकल डेटा के लिए। ध्यान रखिए, बार बार मैं आपका यहाँ पे ध्यान लेके जा रहा हूँ कैटेगरिकल डेटा के लिए। न्यूमेरिकल डेटा वाला सेक्शन हम लोगों ने देख लिया है। न्यूमेरिकल डेटा मतलब कि जब आपके पास एक डेटा टेबल में यहाँ पर कोई भी वैल्यू न्यूमेरिक होगी, ठीक है, 102, 105 इस तरीके की वैल्यू जो होती है न्यूमेरिक वैल्यू होती है। कैटेगरिकल वैल्यू क्या होती है, जैसे मैंने आपकी ब्रांच की बात की, ठीक है, आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका ब्रांच मैकेनिकल है, इस तरीके से कैटेगरिकल में कोई डेटा होता है तो उसको हम लोग कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो आज की जो हमारी पहला जो सेक्शन है उसको देखते हैं। अब पहली चीज आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग मोड, मोड को हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको एक कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ के दिखाता हूँ, फिर डेफिनेशन पढ़ने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि पर्पस क्या होता है मोड को यूज करने का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन हमें यहाँ पर क्या कह रही है, आप ध्यान दीजिएगा। द मोड इज ए स्टैटिकल मेजर इन द मशीन लर्निंग दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग वैल्यू इन द डेटा सेट। आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। द मोस्ट frequent occurring value in the data set, it can be used to identify the central tendency of categorical data. Mode is a statistical measurement in the machine learning, एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, that represent the most frequent occurring value in the data set. It can be used to identify the central tendency of categorical data. ठीक है, यहां पर बात हो रही है कि जब भी आपके पास एक categorical data में जो मशीन लर्निंग है उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग वैल्यू होती है, ठीक है। अब आपके पास मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या होती है। तो इससे पहले आप लोग ये डेफिनेशन को पढ़िए, व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट इंप्यूटेशन। जब आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी तो आपको पर्पस समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्यों मोड को यूज करेंगे अपने कैटेगरिकल डेटा के लिए। क्लियर हुआ आप लोग को। मैं इसको भी एक बार रीड कर रहा हूं, फिर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट इंप्यूटेशन, मोड imputation consist of replacing all occurrence of missing value मतलब NA जहां पर है with a variable by the mode which is other word refers the most frequent value और most frequent category। most frequent value और most frequent category के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं मोड को। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए मोस्ट फ्रीक्वेंट इंप्यूटेशन क्या होता है। तो यहाँ पर मोस्ट फ्रीक्वेंट इंप्यूटेशन कंसिस्ट ऑफ रिप्लेसिंग ऑल द ऑकरेंस ऑफ मिसिंग वैल्यू।
ये चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है, इस चीज को मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, माफ करिए, मैं इसको डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, ये जो डेटा सेट है वो मान लीजिए किसी फ्लाइट टिकट का है या फिर इंडियन रेलवे का है, मान लीजिए इंडियन रेलवे का है या फिर मान लीजिए किसी फ्लाइट टिकट का है, ठीक है, इंडिगो फ्लाइट हो गया, एयर एशिया हो गया, जो भी है, या फिर इंडियन रेलवे का है। यहाँ पर जो हम लोग डेटा सेट ले रहे हैं, इस डेटा सेट में यदि मान लीजिए यहाँ पर एक सिटी का एक वेरिएबल है, मुंबई आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली आ रहा है, फिर यहाँ पर मुंबई आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे मान लीजिए कोलकाता आ रहा है, फिर यहाँ पर मान लीजिए एनए है, फिर यहाँ पे मान लीजिए जो है दिल्ली है, ठीक है, फिर यहाँ पे मान लीजिए मुंबई है, फिर मान लीजिए कहीं पे और मुंबई है। तो यहाँ पर कितने बार मुंबई आया? मुंबई मान लो यहाँ पर 10 बार आया, दिल्ली 2 बार आया, कोलकाता कोलकाता जो है यहाँ पे मान लीजिए 3 बार आया, और एनए जो है यहाँ पर मान लीजिए और 2 बार आ गया इस पूरे के पूरे डेटा सेट में। तो हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो बार बार आ रहा है, ठीक है, मुंबई जैसे बार बार आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है, रिप्लेसिंग वैल्यू इज ऑल ऑकरेंस ऑफ मिसिंग वैल्यू एनए विद इन द मोड। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्या आ रहा है इस डेटा सेट में, मुंबई आ रहा है बार बार। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एनए वाली जो वैल्यू है इसको रिप्लेस कर देंगे उस वैल्यू से जो हमारी फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है। यही पर्पस है मोड का, ठीक है, आपको पहले चीज समझ में आई। मोस्ट फ्रीक्वेंट इंप्यूटेशन क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट इंप्यूटेशन मतलब कि वो वैल्यू जो बार बार फ्रीक्वेंटली आ रही है उसको मैं क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा जो मेरी एनए वाली वैल्यू है उससे। दैट्स वाई हम लोग यहां पर यूज करते हैं मोड को, यही काम होता है आपका मोड का, ठीक है। अब डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। द मोड इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर इन द मशीन लर्निंग दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरेंस वैल्यू इन द डेटा सेट। जो वैल्यू डेटा सेट में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रही है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने मोड के अंदर। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर मोड यूज करते हैं। और मोस्ट फ्रीक्वेंट इंप्यूटेशन क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट इंप्यूटेशन वही होता है कि ऑल ऑकरेंस ऑफ द मिसिंग वैल्यू एन ए विद ए वेरिएबल बाय द मोड। जो हमारा रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू को जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू होती है उसके साथ, हम लोग यहाँ पर इसको मोस्ट फ्रीक्वेंट इंप्यूटेशन बोलते हैं। आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इस डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। मैंने आपको जो एग्जांपल बताया उसको इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए डेटा सेट में फोर्ड आपको दिख रहा है, जो हमारी कार ब्रांड की कंपनी है। फिएट है, बीएमडब्ल्यू है, फोर्ड है, फिर किया है, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप देखिए फोर्ड यहाँ पे कितने बार आया, 1 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हो गई, ठीक है। ये आप इसको आप मोड के लिए यूज करोगे तो जहां जहां पर आपकी वैल्यू नहीं है वहां पर आप क्या कर लोगे, रिप्लेस कर लोगे फोर्ड से। ये काम होता है यहां पर कैटेगरिकल डेटा में। न्यूमेरिकल डेटा में मैंने आपको एक चीज और बताया था, आप याद करेंगे तो लास्ट क्लास में, कि एक जगह हम लोग 99 कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, 999 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, जिससे कि हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को पता हो जाए कि यहां पर हम लोग क्या वैल्यू, जो मिसिंग वैल्यू है वहां पर क्या वैल्यू से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। ये काम होता था न्यूमेरिकल डेटा में। मोड हम लोग यूज करते हैं कैटेगरिकल डेटा में। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर क्या यही काम हम लोग न्यूमेरिकल डेटा में कर सकते हैं क्या? मोड को क्या हम लोग जो है यूज कर सकते हैं क्या? तो चलिए हम लोग आगे की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और इसके भी आंसर्स को यहाँ पे खोजने की जो है कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? Which variable can be imputed with the most frequent and mode imputation? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर। Although the mode or most frequent value can be calculated of the both numerical and categorical variable। तो आपको यहां पर यदि कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आप लोग कई बार ये गलती जरूर करते हो, तो आप बिना सोचे समझे इसके आंसर्स दे देते हो। क्या है कि हम लोग यहाँ पर मीडियन यूज करते हैं न्यूमेरिकल डेटा के लिए, क्योंकि वो उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पिटेबल होता है, ठीक है। कैटेगरिकल डेटा में हम लोग मोड यूज करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि न्यूमेरिकल डेटा में हम लोग मोड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वहां पर भी हम लोग मोड यूज कर सकते हैं, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। Although the most frequent value can be calculated for the both numerical and categorical variable में, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपकी डेप्थ नॉलेज को चेक करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, और कई बार पूछा भी जाता है। क्या लिखा हुआ है आगे? इन प्रैक्टिस वी ओनली यूज दिस टेक्निक्स ऑन कैटेगरिकल डेटा, कैटेगरिकल वेरिएबल। हम लोग इसको अधिकतर प्रैक्टिस में इस टेक्निक को लेके आते हैं कैटेगरिकल डेटा में, लेकिन न्यूमेरिकल डेटा में भी यूज कर सकते हैं। आप वहां पे आंसर में बताइए, जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू 999 या -1 या फिर 99 कोई भी एक वैल्यू को हम लोग वहां पर
यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टेक्निक है कैटेगरिकल डेटा के लिए बहुत परफेक्ट है, इसलिए हम लोग इसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं। द रीजन इज दैट न्यूमेरिकल वेरिएबल द मीन और मीडियन tend to better represent the average value of the population। ऑब्वियस सी बात है यार कि जो मैंने अभी चीज बताया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि रीजन यही है कि न्यूमेरिकल डेटा में मीन और मीडियन को यूज किया जाता है और मोड को कैटेगरिकल डेटा में यूज किया जाता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम लोग यहाँ पर मोड को न्यूमेरिकल डेटा में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, न्यूमेरिकल डेटा में मीन और मीडियन पढ़ा है और कैटेगरिकल डेटा में हम लोग मोड को पढ़ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मोड को न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। इंटरव्यू में आप डेफिनेटली बोलिए, इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर अच्छे तरीके से यहाँ पे दीजिए, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन इंटरव्यू का क्वेश्चन है। जो भी आपके फीचर इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस को देखेगा, आपके डेप्थ नॉलेज को चेक करेगा, तो इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछ सकता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर काफी हाईलाइट करके नोट्स में भी इस क्वेश्चन के आंसर को डाल दिया है। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो बताया था कि हम लोग मीन और मीडियन को यूज कहां पे करते हैं अपने न्यूमेरिकल डेटा में, तो यहां पर हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा। तो देखो यहां पर व्हेन टू यूज मोड मोस्ट फ्रीक्वेंटली कैटेगरी इंप्यूटेशन में कैसे यूज करेंगे। पहला चीज तो वो कि यही है, नो मोर देन 5% वेरिएबल कंटेन्स मिसिंग डेटा। ये चीज लागू होती है आपके न्यूमेरिकल डेटा में भी, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है। उसके अलावा यहाँ पर डेटा जो है मिसिंग है कंप्लीटली एज ए रैंडम, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है मोड को यूज कर सकते हो अपने डेटा के अंदर, अपने मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर, फीचर इंजीनियरिंग में। तो चलिए आज आपने ये चीज तो समझ लिया, थ्योरी पार्ट को समझ लिया, इसी चीज को हम लोग कोडिंग के थ्रू समझेंगे। तो आज मैं बहुत ही अच्छा एक डेटा सेट यूज करने वाला हूं जो बहुत फेमस डेटा सेट है कैगल का, जिसमें हम लोग हाउस प्राइसिंग के थ्रू हम लोग फीचर इंजीनियरिंग के इस टॉपिक को समझेंगे। तो ये है आपका नोट्स के अंदर डेटा सेट का लिंक। और आपको मैं बार बार बता दूं कि आप लोग क्लास के बाद कमेंट्स में भी पूछते हैं, हमारे सपोर्ट नंबर से भी पूछते हैं कि हम लोग को ये नोट्स कहाँ मिलेगा। ये जो नोट्स है, इसका जो पीडीएफ है, ये आपको सब मिल जाएगा इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स। जो फॉर्मली इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड है, वो उसका जो अभी नाम है वो है द स्केल के नाम से, जिसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे वेबसाइट में जाइए, आप हमारे ऐप में जाइए, जहां पर आपको 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग की या फिर आपकी डेटा साइंस की, माफ करिए, डेटा साइंस की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जो टोटली फ्री है। उस प्लेलिस्ट में सबसे पहले जाकर आपको एनरोल करना है। आप जब एनरोल कर लेंगे तो वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और डे वाइज हर डे के वहां पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ऐप या वेबसाइट पे नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, कुछ कंट्रीज के ओटीपी वेरिफिकेशन में इशू आ जाता है, वो लोगों के लिए मैंने गिटहब में, और बाकी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने गिटहब में पूरे के पूरे जितने भी हमारी क्लासेस होती है, ये जो डेटा सेट जो है अभी मैं आज जो यूज करूंगा डेटा सेट, उस डेटा सेट को और सारे के सारे डेटा सेट को मैं यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए गिटहब में अपलोड कर दूंगा डे वाइज। इसका भी जो है आपको यहाँ पर ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको हमारी टीम जो है कंप्लीटली वहां पे डाल देती है। और कुछ आप लोग के क्वेश्चन होते हैं कि सर अभी जो डे नंबर 12 चल रहा है, डे नंबर 13 की क्लास हम लोग को पहले से पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सारे के सारे वीडियोस के। जो लोग यूट्यूब में हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, ये आप लोग के बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टीम ने कहा है कि आप लोग को मैं लाइव क्लास के बीच में ही बता दूं, तो ये चीज मुझे यहाँ पे मेंशन करनी थी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हैं और आज की जो हमारी क्लास है उसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर जाकर सबसे पहले हमारी जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेता हूँ। क्लास तो हम लोग स्टार्ट कर दिए, एक्चुअल में कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर नोटबुक को आप लोग भी यहाँ पे ओपन कर लीजिए। और ये जो डेटा सेट है ना, जो मैंने आपको नोट्स में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, ये डेटा सेट को भी एक बार ओपन कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो डेटा सेट है हमारा, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर जाकर ओपन कर लेता हूँ। ये लिंक आपको नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। यही डेटा सेट अभी हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, माफ करिए। तो हम लोग यहाँ पे एक बार डेटा सेट ओपन कर लेते हैं। माफ करिएगा, आज की जो क्लास है उसका जो डेटा सेट है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये है आपका डेटा सेट, ओके, ओपन हो गया है। देखो ये जो डेटा सेट है ना, इसमें क्या है कि इसमें हाउस प्राइसिंग का जो डेटा है, ठीक है, जब भी हम लोग घर खरीदने के लिए जाते हैं वहां पर
कुछ डेटा है जिसमें खासियत ये है, आज के डेटा को मैं ओपन कर दूं, कि इसमें ना बहुत ज़्यादा कॉलम्स है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं इस डेटा में। दैट्स वाई इसको फीचर इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे टीचर्स यूज़ करते हैं। आज मैं भी इसको डेटा को यूज़ कर रहा हूँ फीचर इंजीनियरिंग को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बार डेटा सेट आपको दिखा दूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा डेटा सेट है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देखो इस डेटा सेट में जब आप इस डेटा सेट को डाउनलोड कर लोगे, इसका लिंक मैं गिटहब में डाल दूंगा। आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो गिटहब में आपको इस डेटा सेट को मैं डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी जो CSV फाइल है वो डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन डेटा सेट का आपको कैगल का जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ नोट्स के अंदर ना, तो यहाँ पर पूरे के पूरा ओवरव्यू लिखा होता है। देखिए मैं एक बार इसको बता भी दूंगा आप लोग को, जिन लोग को नहीं पता होगा। यहाँ पर पूरे के पूरे डेटा सेट के बारे में लिखा होता है। यहाँ पे डेटा का क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो भी यहाँ पर आपका एक्सप्लेन होता है। तो एक बार आप इसको देखा करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इसको टाइम नहीं देता हूँ, है ना। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, वेरिएबल का। जैसे LOT एरिया लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लॉट साइज इन स्क्वायर फीट। ठीक है, ये पूरा के पूरा डिटेल यहाँ पर कैगल में लिखा होता है। तो आप इसको देखिएगा जब मैं नोट्स में आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा। आज मैं कुछ चीज यूज करूंगा, जैसे गैरेज टाइप में यूज करूंगा, ठीक है, या फिर मान लीजिए गैरेज कार यूज करूंगा। जो भी मैं आज वेरिएबल्स यूज करूंगा वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। लेकिन उसके अलावा डेटा सेट में और भी प्रैक्टिस आपको करना है तो आप इस डेटा सेट को यूज कर सकते हो क्लास के बाद। ठीक है, यहाँ पर कई सारे लोग की कम्युनिटी होती है, कोड होता है, डिस्कशन होता है, जो भी चीज है आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हो कैगल की क्लास के बाद, जब आपको खुद प्रैक्टिस करना हो तब। ठीक है, जितना मैं प्रैक्टिस कराता हूँ वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है, हम लोग को और भी चीजें पढ़नी होती है। जब आपको एक अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करना है तो खुद से आपको कुछ स्टडी यहाँ पे करनी होगी, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए डेटा सेट के बारे में आपको बता दूं, ये डेटा सेट जो है इसमें देखिए कई जगह NA लिखा हुआ है। ठीक है, कई जगह पूरे ये पूरे इस वेरिएबल में NA ही है। तो एक कंप्लीट वेरिएबल NA है और इस डेटा सेट में कहीं कहीं पर NA है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी डेटा सेट को यूज करेंगे। इसमें लगभग 70 से ज्यादा जो है कॉलम है इस पूरे पूरे के पूरे डेटा सेट में, और काफी अच्छा डेटा सेट है इस टॉपिक में प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको यहाँ पर डेटा सेट को डाउनलोड कर लेना है और जुपिटर नोटबुक को यहाँ पे ओपन कर लेना है, और कोडिंग हमारा आज का जो सेक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं जाकर हमारा जो जुपिटर नोटबुक है उसको यहाँ पे ओपन करता हूं। तो 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, शायद ये टाइम ले रहा है या मैंने इसको शायद क्लोज कर दिया था जुपिटर नोटबुक को। ठीक है, जुपिटर नोटबुक यहाँ पे ओपन हो जा रहा है, आप लोग भी ओपन कर लीजिए जो भी मेरे साथ साथ कोड करेंगे। कोड को आप लोग जब क्लास हो जाती है तो उसको जो है यहाँ पर यूज जब आप करते हैं कोड को, तो आप टाइप करिएगा। बिल्कुल भी आप लोग कोड को कॉपी पेस्ट मत करिए। यदि आप कॉपी पेस्ट कर भी रहे हैं, मेरे पास टाइम यहाँ पे बहुत कम होता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आप लोग के लिए कोड को टाइप नहीं करता हूँ। लेकिन आप लोग एज ए बिगनर हो तो आप कोड को देखिए मेरे नोट से और देख देख के टाइप करिए, जिससे कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आते जाए, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो हमारी जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई है। मैं आगे आने वाली क्लासेस में कोशिश करूंगा कि मैं और भी कोडिंग के जो हमारे एडिटर जो हमारे टूल्स हैं उसको मैं आपको बता पाऊँ। केवल जुपिटर नोटबुक में हम लोग इस चीज़ को ना यूज़ करें। तो मैं नेक्स्ट एनाकोंडा फाइल में और आगे आने वाले क्लासेस में इसको यूज़ करूंगा। हम लोग दे देते हैं यहाँ पे क्लास का नाम डे नंबर 12 मशीन लर्निंग का, फाइल का नाम दे देते हैं और आज की जो कोडिंग है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एक हेडिंग डाल देते हैं हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे आज की जो क्लास है ना इसमें 2 कोड लिखने वाले हैं। एक हम लोग अभी जो है मोड के लिए लिख रहे हैं, जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके लिए अभी हम लोग ये कोड लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए एक और यहाँ पे जुपिटर की जो फाइल है उसमें कोड लिखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की कोडिंग को। यहाँ पे हेडिंग मैं डाल देता हूँ, ठीक है, स्टार्ट कोडिंग की जगह आज का जो है डे नंबर 12 है। और ये भी जुपिटर की जो फाइल है इसका भी कोड मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन में, इसको आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहला काम हमको क्या करना होता है, सबसे पहला काम हम लोग को लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना होता है। तो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, ये तो हर चीज किसी चीज के लिए कॉमन है ही। तो हेडिंग में यहाँ पे डाल देता हूँ, लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। थोड़ा ये टाइम टेकिंग होता है।
और डेटा सेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे तीनों ही लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं, पांडा, नमपाई एंड मैटप्लॉट। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग पाइथन यदि पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से फोकस हो के वहाँ पर इन लाइब्रेरी पे टाइम देना चाहिए, बिकॉज हमारी भी कोशिश रहती है कि हम लोग जब भी पाइथन को पढ़ाएं डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस के हमारे कोर्सेज में, इंक्लूडेड प्रीमियम एंड इंक्लूडेड यहाँ पर यूट्यूब के अंदर, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग जो है पूरी की पूरी लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें, जिससे कि आगे चलकर आप लोग को कोई भी मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से टाइम देना चाहिए पांडा, नमपाई और मैटप्लॉटलिब पे, जिससे कि आप आगे चल के पाइथन में कमांड लेके आ सकें। देखिए हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे डेटा सेट जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो कौन सा डेटा सेट इंपोर्ट कर रहे हैं, यही वाला डेटा सेट, इसका नाम है ट्रेन डेटा मतलब कि ट्रेनिंग डेटा, ठीक है, train.csv के नाम से ये डेटा सेट है। इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इसको रन करते हैं और देखते हैं डेटा सेट जो है हमारा यहाँ पर क्या हो गया है इंपोर्ट। df.head में यहाँ पे यूज करता हूँ और इसको रन करता हूँ। देखिए मेरे डेटा सेट जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और मैं ना 3 चीज यूज कर रहा हूँ। इस 75 कॉलम्स में से मैं गैरेज QAL यूज कर रहा हूँ, फायर प्लेस QU यूज कर रहा हूँ और सेल प्राइस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरे के पूरे यहाँ पर और भी जो कॉलम्स हैं इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, केवल 3 कॉलम ले रहा हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा गैरेज QAL क्या है, ठीक है, फायर प्लेस QU क्या है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, वही हमारे जो डेटा सेट है उस पर जाओगे और गैरेज QAL आप देखोगे इस कोड में, सॉरी इस डेटा के अंदर आप जाओगे और यहाँ पर आप देखोगे इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग और आपको दिखा भी देता हूँ ये कहाँ पर आपको शो होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फायर प्लेस QU, ठीक है, मतलब फायर प्लेस क्वालिटी, ठीक है, जो मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं, है ना। और यहाँ पर गैरेज QUAL मतलब गैरेज क्वालिटी की, जो हमारा जो हाउस है उसमें 2 वेरिएबल है, मतलब कितने सारे 75 लगभग कॉलम है, जिसमें से हम लोग 3 कॉलम यूज कर रहे हैं। एक यूज कर रहे हैं फायर प्लेस क्वालिटी का, एक यूज कर रहे हैं गैरेज क्वालिटी का और थर्ड मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे प्राइसिंग का, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो ये मैं 3 कॉलम्स यहाँ पे यूज कर रहा हूं। अब आप यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूं df.sample और यहाँ पर हम लोग इसके कुछ सैंपल्स देखते हैं। देखिए अच्छा सैंपल्स में मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और उसको बाद रन करते हैं। देखिए क्या है डेटा सेट में, कुछ सैंपल्स मैंने निकाला है इस डेटा सेट में। इस डेटा सेट में फायर प्लेस QA के अंदर कहाँ पे NA वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर NaN वैल्यू है और यहाँ पर देखिए TA कितने बार है, बहुत बार है ना TA, ठीक है। इसका ये मतलब है कि TA क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंशियल जो आ रहा है ना, फ्रिक्वेंटली जो आ रहा है, फ्रीक्वेंसी मैंने बोल दिया था, फ्रीक्वेंटली जो आ रहा है वो आपका TA है, ठीक है। और NaN क्या है, यहाँ पर कई सारे नन वैल्यू है, ये आपको समझ में आ रहा है। इसके साथ ही साथ मैंने सेल प्राइसिंग लिखा हुआ है। ये सेल प्राइसिंग क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डेटा है। अभी ये जो डेटा है ये क्या है, कैटेगरिकल डेटा है, ये आपका न्यूमेरिकल डेटा है। तो हम लोग यहाँ पर मोड को यूज करके देखेंगे। आपको इतना चीज समझ में आ गया जो मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कितनी मिसिंग वैल्यू है सबसे पहले। तो इसके लिए मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ और जाकर हम लोग यहाँ पर मिसिंग वैल्यू को चेक कर लेते हैं। ये मेरा हेडिंग हो गया और यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं हमारी मिसिंग वैल्यू को। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। कोड क्या है, df.null, उसके बाद मीन इंटू 100 हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। ये है आपका कोड df, मतलब कि जो हम लोग वैल्यू स्टोर करके रखे हुए हैं अपने डेटा की, .null.mean। तो आप देखिए इन तीनों में जो आज डेटा सेट में यूज कर रहा हूँ, इन तीनों में जो फायर प्लेस है इसमें लगभग 47.26 ये डेटा सेट मैंने जानबूझ के लिया है, ये कॉलम मैंने जानबूझ के लिया है, ठीक है। जिसमें एक में फायर प्लेस में बहुत ज्यादा आपका मिसिंग नल वैल्यू हो, ठीक है, और एक मैंने लगभग गैरेज क्वालिटी जो लिया हुआ है वो लगभग 5.5 लिया हुआ है और सेल प्राइस में तो कोई है ही नहीं, 0 है, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा है वो। हम लोग आज दोनों पे काम करेंगे। फायर प्लेस पे देखेंगे 47.26 जिसमें बहुत ज्यादा मिसिंग वैल्यू है, दूसरा देखेंगे 5.5 पे।
तो हम लोग गैरेज क्वालिटी और फायरप्लेस दोनों पे देखने वाले हैं। हमने चेक कर लिया कितना मिसिंग नल वैल्यू है और मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों वेरिएबल को मैंने क्यों लिया है। एक फायरप्लेस क्वालिटी में बहुत ज्यादा है यहाँ पर मिसिंग नल वैल्यू और गैरेज क्वालिटी में 5% के आसपास है। तो दोनों पे ही मैं आज आपको यहाँ पर प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा। अब मैं आपको ना इसकी चीजों को समझाने के लिए एक प्लॉट जो है यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले इस वेरिएबल पे काम करते हैं गैरेज वैल्यू पे, ठीक है। मतलब जो गैरेज की क्वालिटी वाला जो मेरा वेरिएबल है उस पे, और उस पे मैं आपको इस बार चार्ट के थ्रू बना के ये बताता हूं कि यहाँ पर कितना ज्यादा जो है डेटा जो है रिपीट हुआ है, कौन सा डेटा सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, इसमें कौन कौन सा डेटा है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको शो कर देता हूं। देखिए ये जो आपकी गैरेज की क्वालिटी है, ठीक है, इस गैरेज की क्वालिटी में टोटल आपके जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, मतलब कि ये जो कॉलम है, इस कॉलम का नाम है आपका गैरेज QUAL, ठीक है। इसमें आपका TA है, ठीक है, इसमें आपका FA है, इसमें आपका GD है, इसमें आपका EX है और इसमें आपका PO है। यही वैल्यू है जो यहाँ पर इस डेटा सेट में आई है, जैसे कि आपने वहां पे ड्रॉप डाउन पे लिया होगा, जो भी आपने डेटा सेट में लिया होगा यही वैल्यू है, ठीक है। अब ये TA जो है आपका सबसे ज्यादा है, ठीक है। इस पूरे के पूरे डेटा सेट में, ये पूरे के पूरे कॉलम में जो वैल्यू आई है वो यही 6 वैल्यू आई है, और जो सबसे ज्यादा जो रिपीट हुई है वैल्यू वो कौन सी है, TA है, ठीक है। फिर FA है, फिर GD है, फिर EX है, फिर PO है गैरेज की क्वालिटी के अंदर कॉलम में। तो हम लोग एक बार डेटा सेट में जाकर देखते हैं TA मतलब क्या है, ठीक है। अभी तो हम लोग को TA नॉर्मल सा यहाँ पे लिखा हुआ है, गैरेज क्वालिटी में TA का फुल फॉर्म क्या है ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर TA का वैल्यू डेटा के अंदर सारे के सारे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, लेकिन TA का मुझे फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। शायद ये पूरे के पूरे वेरिएबल को यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलो एक बार मैं ना एक काम करते हैं, TA का वैल्यू एक्चुअल में शायद वहाँ एक्सप्लेन नहीं है। मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ TA का फुल फॉर्म क्या है। GD मतलब कि गुड है, EX मतलब कि एक्सलेंट है, PO मतलब कि पुअर है। जो हमारा ये जो कॉलम बना हुआ है ना, जिस कॉलम पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग गैरेज क्वालिटी की बात कर रहे हैं, इसमें टोटल 6 यहाँ पर टाइप्स या कैटेगरी जो है यूज हुए हैं, ठीक है। जिसमें TA सबसे ज्यादा है जो मिसिंग है, FA शायद फाइन हो सकता है, TA मेरे ख्याल से मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ क्योंकि इस डेटा में जब मैंने बहुत पहले काम किया हुआ था, TA शायद टेम्परेरी अवेलेबल है ना, मतलब टेम्परेरी अवेलेबल है शायद TA। और GD मतलब कि इसकी क्वालिटी गुड है। तो जो भी हो, हमको उतना उसमें नहीं जाना है डेटा में, हमको ये चीज पता चल गया है कि इस कॉलम के अंदर जो TA वाला जो मेरा कैटेगरी है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा मिसिंग है, ठीक है। बाकी गुड, एक्सीलेंट और PO जो है वो कम बार आया है। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना एक बार मोड को यहाँ पे रन करके देखते हैं गैरेज क्वालिटी के अंदर, और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिपीटेशन हुआ है वो TA है, ठीक है, मोड के अंदर ये जो TA है, और हमको बार में भी दिख रहा है। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, अब हम लोग ना एक काम करेंगे कि हम लोग ना जो हमारा KD प्लॉट करेंगे और कंपेयर करेंगे हमारे हाउस में कि विथ TA के साथ, और यदि मैं उसको रिप्लेस कर दूं नल के साथ, दोनों के बीच में यहाँ पर KD प्लॉट हमको क्या शो करता है। तो एक बहुत अच्छा कोड मैं यहाँ पर लिखता हूँ, KD प्लॉट करके दिखाता हूँ और कंपेयर हाउस आपको करके दिखाता हूँ TA वैल्यू के साथ और नल वैल्यू के साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये TA का फुल फॉर्म एक्चुअल में मुझे भी याद नहीं है, लेकिन आप ये समझ चाहिए अभी के लिए फिलहाल कि ये गुड है, एक्सलेंट है, पुअर है, ये तो मुझे याद है। FA शायद फाइन हो सकता है और TA शायद कि टारगेट नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ शायद इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। जो मिसिंग वैल्यू डेटा बना हुआ है, आपको मैं एक बार और अच्छे तरीके से समझा देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो कॉलम है मेरा गैरेज
क्वालिटी वाला जो कॉलम है इसमें टोटल 6 ही वेरिएबल, 6 ही यहाँ पे टाइप यूज हुए हैं। उस टाइप में सबसे ज्यादा जो मिसिंग, सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ है वो टीए है यहाँ पर, ठीक है। कहीं पे आपका एफए यूज हुआ होगा, कहीं आपका जीडी यूज होगा, लेकिन टीए सबसे ज्यादा है, ठीक है। जिसमें हम लोग टीए वाली वैल्यू है उसको यहाँ पे नल वैल्यू के साथ, मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू क्या है, टीए है, ठीक है। इसको हम लोग नल के साथ रिप्लेस करेंगे। केडी प्लॉट में आपको यहाँ पे करके दिखाता हूं। यहाँ पर जो हमारा गैरेज है उसके लिए मैं यहाँ पे केडी प्लॉट लिख रहा हूं, और यही चीज हम लोग अभी आगे चल के दूसरे कॉलम में काम करेंगे, वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है इसमें आप देखिए ये टीए वाली वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका जो सेल प्राइस है, इसका जो नल वैल्यू है, ठीक है, इस दोनों को मैं यहाँ पर कंपेयर करके आपको बता रहा हूं। आप देखिएगा यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा हाउस विद टीए का और हाउस विद नॉट अवेलेबल नल वैल्यू का। तो एक बार यहाँ पर इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूं इस केडी प्लॉट को। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये मेरा केडी प्लॉट रन हो गया है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है सेक्शन, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है आपका हाउसेस विद टीए। जब टीए है उसके साथ यहां पर क्या आपका प्लॉट बन रहा है गैरेज क्वालिटी का, और जब हाउस विद, माफ करिए, रेड जो है आपका हाउस विद एनए है, नट नल वैल्यू के साथ है। जब मैं उसको फ्रीक्वेंटली वैल्यू के साथ हाउस विद टीए के साथ यहां पे कंपेयर करता हूं तो आपका ये जो है ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, जो ब्लू कलर से दिख रहा है हाउस विद टीए का, और हाउस विद एनए का जो प्लॉट है वो यहां पर इस तरीके से दिख रहा है। इसका ये मतलब है कि अब मैं इसको रिप्लेस करूंगा और इस ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा वो हम लोग यहां पर देखते हैं। तो अब मैं यहां पे आगे के कोड लिखता हूं, ठीक है। अब मैं स्टोर करता हूं, सबसे पहले जो टीए जो मैं वेरिएबल बना के अभी रखा हुआ था ना, उसको मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल पे डाल देता हूं इस कोड के अंदर जाकर। इसका मैं हेडिंग यहां पे दे देता हूं। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल बना हुआ था उसको एक टेम्प फाइल लिख के मैं यहां पर उस टीए को डाल देता हूं, जिससे कि मैं मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर पाऊं। तो मैं यहां पर जाकर एक टेम्परेरी फाइल में इसको स्टोर करके रख दे रहा हूं। अब मैं आगे क्या कर रहा हूं, रिप्लेस करूंगा अपने मिसिंग वैल्यू को टीए के साथ। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रहा है बार प्लॉट पे और केडी प्लॉट पे। तो यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं और हम लोग जो है रिप्लेस करते हैं मिसिंग वैल्यू को टीए के साथ, ठीक है, क्योंकि टीए जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू है जो बार बार उस कॉलम में आ रही है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे वापस से बार प्लॉट को बनाता हूं और देखते हैं हम लोग इसमें क्या चेंजेस आया है। मैं यहां पर हेडिंग भी इसलिए डाल देता हूं नोट्स में, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब आप दूसरी बार यहां पे रिवाइज करें, दूसरी बार इस कोड को पढ़ें, तो आपको ये सारी चीजें याद रहे, वापस से आपको लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। देखिए क्या चेंजेस आया। जैसे ही जो मिसिंग वैल्यू थी उसको मैंने मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू के साथ रिप्लेस किया, तो ये जो बार है ना ये 1200 से ज्यादा चले गया, लगभग 1400 के आसपास चले गया। आप देख पा रहे हैं जो मेरा टीए था, ये जो टीए था, ठीक है, ये जो टीए था ये पहले 1200 के आसपास था, भी 1400 के आसपास चले गया। जो मेरी मिसिंग वैल्यू थी उसको मैंने मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू, ये जो मेरी मिसिंग वैल्यू थी मेरे उस डेटा में जितनी भी मिसिंग वैल्यू थी उसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू आई है, ये जो फ्रीक्वेंटली वैल्यू आई है टीए, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया मिसिंग वैल्यू के साथ। आपको जो मैंने थ्योरी में चीज बताई थी वही चीज मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी बता रहा हूं। देखते हैं ऊपर वाला ग्राफ जाके हम लोग, ये लगभग देखिए कितना 1200 से 1400 के आसपास चले गया, क्योंकि मिसिंग वैल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, अपने टीए के साथ। पहले क्या दिखा रहा था ये बार प्लॉट 1200 प्लस दिखा रहा था, लगभग यहाँ पे था, लेकिन 1400 तक नहीं पहुंचा था, है ना। ये लगभग 1400 तक पहुंच गया है जब मैंने मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इसके साथ। ये आपने चेंजेस देख लिया कि कैसे हम लोग चेंज कर लेते हैं। अपने मिसिंग वैल्यू को मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू के साथ हमने रिप्लेस कर दिया कैटेगरिकल डेटा में। आगे हम लोग और देखते हैं यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, वापस से ना यहाँ पर प्लॉट को, केडी प्लॉट जो है मेरा, उसको यहाँ पे रन करके दिखाता हूं कि इंप्यूटेशन के बाद क्या चेंजेस हुआ। बार में तो आप लोग देख लिए, एक बार और हम लोग यहाँ पर आफ्टर इंप्यूटेशन में देख लेते हैं। प्लॉट को फिर से अगेन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तब आपको और अच्छी तरीके से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कोड को लिख लेता हूँ। ये वही कोड लिख रहा हूँ जो कोड मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब अभी जो मैंने केडी प्लॉट के लिए लिखा था ना, वही चीज कोड को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और वापस से हम लोग इसको देखते हैं।
ये देखिए, ये मैंने रन किया। अब देखिए पूरा की पूरा रेड के ऊपर जो मेरा ऑरेंज वाला सेक्शन है ओवरलैप हो गया है। ये मेरा इंप्यूट वैल्यू है, रेड वाला जो दिख रहा है आपको, और ये जो मेरा ब्लू वाला दिख रहा है ये मेरा ओरिजिनल वेरिएबल है। तो हमारा जो पुराना वेरिएबल था जो रेड दिख रहा था वो इंप्यूट वेरिएबल है, जिसको अभी हम लोगों ने ओवरलैप किया, और ओरिजिनल वेरिएबल जो मेरा पहले था वो ब्लू वाला था, उसमें मेरा ये रिप्लेस हो गया। तो हमने अभी क्या किया, जो हमारी मिसिंग वैल्यू है उसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, जो टीए वाली वैल्यू है, उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया अपनी मिसिंग वैल्यू से। यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले थ्योरी में बताया था आज की क्लास में। ये चीज हम लोग इस डेटा सेट के साथ गैरेज वाले सेक्शन में देख लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब चलो ये तो हो गया। अब हम लोग फायर प्लेस की क्वालिटी देखते हैं। मैंने बताया था ना मैं टोटल 3 कॉलम्स यूज कर रहा हूं। पहला कॉलम कौन सा था, देखिए यहाँ पर पहला, यहाँ पे मैंने गैरेज वाला सेक्शन यूज किया था। ये देखिए अभी जो मैंने बताया आपको गैरेज क्वालिटी वाला यूज किया था, जिसमें 5% के आसपास था, दिख रहा है आपको ये वाला, ये मैंने बताया। अब मैं जो अनदर जो मेरा कॉलम है, मेरा जो वेरिएबल है उसमें 47% है, ठीक है, फायर प्लेस क्वालिटी। उसके लिए अब हम लोग यही काम वापस से रिपीट करके यहाँ पे देखते हैं। ये है मेरा फायर प्लेस क्वालिटी के लिए गैरेज क्वालिटी वाला, समझ गए आप। इसमें टीए था मोस्ट फ्रीक्वेंट वेरिएबल, उसको हम लोगों ने रिप्लेस किया मिसिंग के साथ। अब यही काम हम लोग फायर प्लेस में देखते हैं, और ये मैं क्यों दिखाना चाहता हूं क्योंकि 47% है, लगभग बहुत ज्यादा है। ये तो गैरेज वैल्यू में 5% था, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो वापस से हम लोग जाते हैं इसी डेटा सेट में, दूसरे कॉलम को यूज करते हैं, प्लॉट बार हम लोग यहाँ पे डालते हैं फायर प्लेस क्वालिटी के लिए, है ना। गैरेज वाला तो आप लोग को यहां तक समझ में आ गया है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं और एक बार इसका बार प्लॉट करके देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि प्लॉट कैसे कैसे बन रहा है। तो मैं यहाँ पर एक बार बना लेता हूं इसके लिए, ये हमने कर लिया। देखिए यहाँ पर टीए और गुड, जीडी और टीए, ये दोनों बहुत ज्यादा है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे 47% के आसपास है। ये इस तरीके का डेटा सेट है। इसमें ये हमने एनालाइज कर लिया, ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग ना जो मोड है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं, कितना कितना परसेंट यहाँ पर ये सारी चीजें हैं इस फायर प्लेस क्वालिटी के अंदर। तो जीडी ही सबसे ज्यादा है, यहाँ पे जीडी ही सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये हमको यहाँ पे पता चल गया, वो तो ऐसे भी दिख रहा है। इसका केडी प्लॉट करके मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअल में प्रैक्टिकली हम लोग इसमें यदि यूज करेंगे, हालांकि इस तरीके के डेटा सेट में हम लोग इतना ज्यादा रिप्लेस नहीं करते हैं वैल्यू को, क्योंकि इतना ज्यादा 47% में हम लोग रिप्लेस करेंगे ना तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल में जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट की एफिशिएंसी है वो सही नहीं मिलेगी हमको। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चाहता हूं कि आप लोग देख लें कि वेरिएबल कैसे हमारा यहाँ पे बन रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि आपसे इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाता है, तो आपको यहाँ पे इन सब चीजों का जो बेसिक नॉलेज है वो यहाँ पे होना ही चाहिए कि, और ये आपके मन में ना क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए कि सर ने तो यहाँ पे बता दिया यहां तक मेरे को कि क्या मैं और अनदर डेटा सेट में कर सकता हूं क्या। तो आप इस क्लास के बाद क्या करिएगा, जो मैंने आपको डेटा सेट दिया हुआ है उसमें खुद से भी इस प्रोग्राम को लिख के देखिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, है ना। बहुत अच्छा डेटा सेट है ये, इसमें लगभग आप ना अपने 7-8 घंटे दे सकते हो इस क्लास के बाद। इतना अच्छा डेटा सेट है आप, और आप ना इस स्टेज में पहुंच गए हो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हाउस ऑफ जीडी, और जो डाउट आता है तो डाउट कमेंट बॉक्स में डालिए, क्लास के बाद डालिए। जो लोग लाइव नहीं देख पा रहे हैं, बाद में जब हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे यूट्यूब में आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा जो भी आपके डाउट्स होंगे, तो मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा जो मोस्ट कॉमन डाउट्स होंगे उसके लिए, ठीक है। तो हाउस विद जीडी आपका ब्लू कलर से दिखा रहा है, हाउस विद एनए यहाँ पर रेड कलर से आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, फायर प्लेस क्वालिटी के लिए। चलो देख लेते हैं हम लोग, जीडी के साथ ही काम होगा ना, क्योंकि जीडी सबसे ज्यादा है यहाँ पर। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यहाँ पे 2 हैं, एक है जीडी और टीए। तो हम लोग किसके साथ काम कर रहे हैं, जीडी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली सबसे ज्यादा वही रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बन के जो हमारा शो हो रहा है, हाउस विद जीडी और हाउस विद एनए, ठीक है। इसको रिप्लेस करके देखेंगे। तो अभी मैं टेम्परेरी वेरिएबल पे स्टोर कर लेता हूं, वही कोड लिख रहे हैं हम लोग जो पहले अभी हम लोगों ने गैरेज के लिए लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो वेरिएबल कॉलम है उसको हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया। यहाँ पर जाकर मैं टेम्परेरी इक्वल टू करके जो हमारा जो फाइल है इसको यहाँ पे कोड को लिख लेता हूं, और टेम्परेरी के अंदर हम लोग इसको रन करके भी रख देते हैं। अब देखिए मैं रिप्लेस कर रहा हूं वैल्यू को हमारे जीडी के साथ।
यहाँ पे नोट्स में टीए लिखा गया है जीडी के साथ, है ना, ये जीडी के साथ मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वैल्यू को यहाँ पर, और ये जो है टीए लिखा गया है, इसको आप जीडी कर लीजिएगा अपने नोट्स में जाके। हमने रिप्लेस कर दिया। अब देखते हैं बार प्लॉट को बना के क्या चेंजेस हुआ यहाँ। ये हेडिंग हो गई हमारी। अब मैं यहाँ पर कोड लिख लेता हूं। हम रन करते हैं। देखिए जीडी में क्या चेंजेस हो गया। ये जो जीडी है वो इतना ज्यादा यहाँ पे एक्सटेंड हो गया। ठीक है, पहले कितना था जीडी और अभी कितना है देख लेते हैं। अभी लगभग 1000 प्लस जो है क्रॉस हो गया हमारा बार, और पहले हमारा जीडी था लगभग 350 प्लस। तो जितनी भी मिसिंग वैल्यू है उसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई। अब आप समझिए इस डेटा में जीडी इतना था 350 और यहाँ पे टीए लगभग 300 से 350 के बीच था। ठीक है, अब इस तरीके के डेटा में प्रॉब्लम क्या है, 47% में क्यों यूज नहीं करते हैं। अब आप समझिए यहाँ पर जो चीज 350 के आसपास रहनी थी वो कितनी ज्यादा एक्सटेंड हो गई। इस तरीके के डेटा के लिए हम लोग मिसिंग वैल्यू वाला जो नेक्स्ट अभी मैं पढ़ाने वाला हूं ना उसको हम लोग यूज करते हैं। ये प्रैक्टिकली बहुत सही नहीं होता है किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। मशीन लर्निंग मॉडल तो सही काम करेगा, इस पर आप काम कर लोगे, लेकिन जो हमारा प्रिडिक्शन है, जो हमारा आउटपुट है वो उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो डेटा में जो हम लोग फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहे हैं वही वहां पे गलत है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के किसी मशीन लर्निंग मॉडल में डेटा को देना होता है। फीचर इंजीनियरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। अब आप लोगों को क्लियर भी होते जा रहा होगा जो चीज मैंने स्टार्टिंग में कही थी। तो ये हो गया बार प्लॉट। और एक और काम करते हैं हम लोग, वापस से केडी प्लॉट को आफ्टर इंप्यूटेशन वाला वो भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। किसके लिए, इस फायर क्वालिटी जो है उसके लिए, है ना। गैरेज वाले में तो बहुत परफेक्ट तरीके से काम किया, 5% के आसपास था तो हम लोगों ने उसको यूज कर लिया, लेकिन यहां पर 47% था। तो हम लोग यहां पर इसको जो है केडी प्लॉट को यहां पे करके रन करके देखते हैं केडी प्लॉट में क्या चेंजेस हुआ। देखिए ये एग्जैक्ट ओवरलैप नहीं हुआ, ये ओरिजिनल वेरिएबल है और ये आपका रेड कलर से इंप्यूट वेरिएबल है। इंप्यूटेशन के बाद क्या हुआ, ये कितना ज्यादा बढ़ गया देखिए, और ये यहाँ पे कहाँ पे इतना नीचे में है। बहुत ज्यादा ओवरलैप की तो संभावना ही नहीं है दोनों के बीच में। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फायरप्लेस क्वालिटी को नहीं यूज कर सकते हैं, वहां पर हम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर गैरेज क्वालिटी में कितना अच्छा ओरिजिनल वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल के साथ कितना अच्छे तरीके से ओवरलैप हुआ। तो आप इस तरीके के डेटा को मशीन लर्निंग में डाल सकते हो। बाकी इस तरीके के यदि 47% हो तो यहाँ पे डालना आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, आपके मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका यहाँ पे पूरा नहीं होगा। अब सर ये सब चीजें हम लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारा मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन। और मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन में हम लोग क्या करते हैं ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंटली डेटा को यूज कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया। 5% होना चाहिए और इस तरीके से गैरेज वैल्यू में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कहीं पे आपके पास कैटेगरिकल डेटा है, मैं एक बार हमारा नोट्स है उसको ओपन करता हूं। जुपिटर नोटबुक को हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं, और जो इस जुपिटर नोटबुक हम लोग क्या करते हैं, इस जुपिटर नोटबुक को क्लोज करते हैं। हम लोग एक नई जुपिटर नोटबुक बनाएंगे। इसका जो हेडिंग है मैं यहाँ पर रीनेम कर देता हूं, क्योंकि हम लोग दो आज यूज करने वाले हैं ना, एक मोड इंप्यूटेशन के लिए यूज करने वाले हैं और एक और नया मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, ये है आपका मोड इंप्यूटेशन का। इसको मैं रीनेम कर लेता हूं। और दूसरा जो आपको जो जुपिटर नोटबुक यहाँ पे नोट्स मिलेगा वो है आपका मिसिंग वैल्यू का। हम लोग उसके लिए भी अभी यहाँ पे कोड लिखेंगे और उसको भी यहाँ पे समझेंगे। इसका मैंने नाम दे दिया यहाँ पे मशीन लर्निंग डे नंबर 12, मशीन लर्निंग 1 कर देते हैं इसको 1 कर देते हैं मोड इंप्यूटेशन का। और सेकंड हम लोग यहाँ पे फाइल बना लेते हैं मशीन लर्निंग 2 डे नंबर 12 का। तो इसको यहाँ पे हम लोग जाकर क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर एक और नई फाइल बना लेते हैं आगे आने वाले जो कोड है, आगे आने वाले जो टॉपिक है उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को क्लोज करके एक बार मैं ओपन कर लेता हूं। और हम लोग आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्लास थोड़ी लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। लगभग हमारी हर एक क्लास डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 11 तक की जो क्लास है
वो काफ़ी डिटेल में जा चुकी है। तो जो 30 डेज आप यहाँ पे देने वाले हो, इसका ये मतलब है कि आप अपने पूरे के पूरे टाइम, जो वैल्यूएबल टाइम होता है, सबसे बड़ी जो करेंसी होती है वो टाइम होती है, और उस टाइम में आप सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट जो करने वाले हो मेरे साथ, लगभग 50-60 घंटे आप इन्वेस्ट करने वाले हो मशीन लर्निंग के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो भी टॉपिक को पढ़ें वो कंप्लीट पढ़ें, जिससे कि वो आपके रिज्यूम में, आपके कंप्लीट एक लर्निंग जर्नी में बहुत बड़ा एक यहाँ पर आपको वैल्यूएबल चीज़ें दे पाए। तो यहाँ पर मैं फिर से यहाँ नया जुपिटर नोटबुक ओपन कर ले रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और जो भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं क्लास के बाद भी कई बार यहाँ पे कमेंट बॉक्स देख लेता हूँ, जिससे कि हमारे जो डाउट टीचर्स हैं और हमारी टीम है, या फिर जिसको भी जब भी टाइम मिलता है उस डाउट्स को वहाँ पे सॉल्व आपको मिल जाता है, सॉल्यूशन उसका मिल जाता है। बाकी नोट्स में मैं सारी की सारी चीजें मेंशन कर ही देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना आए। अदरवाइज कोई डाउट आपको आता है तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है, जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो। तो जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई है, हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इसके लिए भी कोड लिख के यहाँ पे समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी को रीनेम कर देता हूँ, मोड इंप्यूटेशन हो गया। अब हम लोग जो पढ़ने वाले मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन पढ़ने वाले हैं। आपको 2 जुपिटर नोटबुक के नोट्स मिल लेंगे आज की क्लास में ना, ठीक है। चलो हेडिंग में यहाँ पे डाल देता हूँ और थोड़ा सा थ्योरी को भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। आज हमारी डे नंबर 12, हम लोग पढ़ रहे हैं मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन, ठीक है। जुपिटर की नई हमारी फाइल बन गई है यहाँ पे। अब वापस से थोड़ा सा थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको मोड में बता दिया कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को हम लोग कैसे यहां पर हैंडल करते हैं। ये देखिए, ये मैंने बता दिया कि आज की क्लास में हम लोग कैटेगरिकल डेटा में कैसे मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते हैं, जिसमें हम लोगों ने मोड वाला ये सेक्शन है जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देते हैं, ये मैंने बता दिया। अब ये मिसिंग वैल्यू वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको ये समझना है कि इस कंडीशन में, ये कंडीशन होती क्या और इस कंडीशन में हम लोग कैसे कैटेगरिकल डेटा को यहाँ पर मिसिंग कैटेगरिकल डेटा को हैंडल करते हैं मिसिंग वैल्यू में। तो चलिए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज का जो कोड है उसको यहाँ पर लिखकर इसी डेफिनेशन को प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में समझेंगे क्या लिखा हुआ है। एक बार मैं आप लोग के लिए यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। डेटा इंप्यूटेशन इज ए मेथड फॉर रिटेनिंग द मेजोरिटी ऑफ डेटा सेट डेटा एंड इंफॉर्मेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग मिसिंग डेटा विद अ डिफरेंट वैल्यू। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये जो चीजें हैं वो यहाँ पे समझाता हूँ। एग्जांपल हम लोग यहाँ पे वही लेते हैं जो अभी हम लोगों ने यूज किया था। पहला टेक्निक आप लोग समझ लिए, मोड और मीडियन के थ्रू हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन में क्या टेक्निक अपनाते हैं ये आप देखिए। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया था फर्स्ट टॉपिक के लिए, मोड और मीडियन के लिए, मैंने बताया था कि IRCTC, ठीक है, या आपका फ्लाइट टिकट हम लोग लेते हैं किसी भी कंपनी की, ठीक है, मान लीजिए मेक माई ट्रिप या फिर इंडिगो, कहीं से भी हम लोग फ्लाइट टिकट बुक करते हैं। तो वहां पर कोई सिटी है, ठीक है, इस सिटी में बार बार मुंबई आ रहा है, दिल्ली आ रहा है और इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू मुंबई है। तो हमने क्या किया था, इस मुंबई को जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आया था उसको हम लोगों ने क्या किया था, फ्रिक्वेंटली आया जो डेटा था उसको हम लोगों ने बाकी जो नल वैल्यू है उसके साथ हम लोगों ने यहां पर ओवरलैप कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। अब मन में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया कि आप लोगों के कि एक काम कर सकते थे हम लोग कि ये मुंबई की जगह हम लोग ना, जैसे मान लीजिए डेटा सेट है, ठीक है, इस डेटा सेट में मुंबई तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन NA आ रहा है, क्यों ना इस NA में हम लोग एक वर्ड डाल दें, कोई एक वर्ड डाल दें जिसका मैं नाम रख दूं मान लीजिए मिसिंग, ठीक है, या मैं एक वर्ड से रिप्लेस कर दूं नल वैल्यू। तो मैं फ्रीक्वेंटली वाले वैल्यू को क्यों छेड़छाड़ करूं, ठीक है। जैसे भी 47% जो था मेरा
जो भी 47% वाला मैं आपको बताया था, जो हमारा फायर क्वालिटी वाला था, उसमें वो मेथड काम नहीं कर रहा था, वो टेक्निक काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वहां पे ओवरलैप बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, है ना। 5% के आसपास हम लोग ओवरलैप करके काम कर लिए थे। लेकिन 47% है, तो उसमें हम लोग कौन सी टेक्निक अपनाएंगे? हम लोग क्या करेंगे, वहां पर एक मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन लेंगे, जो अभी टेक्निक में आपको बता रहा हूं, और वहां पर जैसे कि अभी मेरा जो गैरेज वाला जो डेटा था, ठीक है, गैरेज क्वालिटी वाला डेटा था, उसमें टीए था, ठीक है, उस टीए को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, है ना। लेकिन उसमें जो एनए है, जो नल वैल्यू है, इसको इससे ओवरलैप नहीं करूंगा। इस एनए की जगह में एक और नया वेरिएबल बना दूंगा, जिसको मैं मिसिंग दे दूंगा, ठीक है। तो टीए का जो बार ग्राफ है, वो टीए का अपनी जगह बार ग्राफ रहेगा, जैसा होना चाहिए, जैसे एफ होना चाहिए वो एफ वैसे ही रहेगा, लेकिन जीडीईडी सब ऐसे ही रहेगा। लेकिन एक मैं नया कैटेगरी बना दूंगा, जो एक मिसिंग के नाम से होगा। जो 5% से ज्यादा चीज है, उसके लिए हम लोग ये टेक्निक अपनाएंगे अपने कैटेगरिकल डेटा के लिए। तो आपको इंटरव्यू में ये भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो आपसे पूछा जा सकता है। और ऐसे ही असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं, जब आप मशीन लर्निंग के, डेटा साइंस के आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो सबसे पहला राउंड जो होता है हमारा, यही राउंड होता है कि हमको आपको एक असाइनमेंट दे दिया जाता है। उस असाइनमेंट में यही केस स्टडी यदि आपको मिल रही है कि आप इस तरीके के डेटा में काम करो, और आप वहां पर पहली टेक्निक यूज कर ले रहे हो, मोड वाली टेक्निक यूज कर ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका डेटा सही नहीं जाएगा, क्योंकि आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। तो आपको लगेगा कि मैंने तो सही तरीके से असाइनमेंट सबमिट कर दिया, लेकिन क्यों मेरा वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ? इसीलिए क्योंकि आपको पूरी की पूरी मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होल कमांड होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश यही है कि 30 डेज के अंदर एटलीस्ट आप फाउंडेशन पार्ट समझ जाओ। ये पूरा आपके लिए मशीन लर्निंग में एकदम प्रो बनने के लिए आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन पूरे 30 डेज में आप इतने प्रो बन जाओगे, इतने लेवल तक पहुंच जाओगे कि आप फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाएगा इस पूरे के पूरे 30 डेज के अंदर। और फाउंडेशन के बाद आप और भी आगे के जो टॉपिक्स हैं, जिसको आपके एडवांस टॉपिक्स है, उसमें आप पूरा कंप्लीटली टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो आप पूरा टाइम डेफिनेशन और सारी चीजों को समझते जाइए मेरे साथ साथ। लास्ट में आप जब मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को बनाओगे, कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आपके बेसिक फाउंडेशन पूरे क्लियर होते जा रहे हैं मेरे साथ साथ इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में। चलिए, इस चीज को जो मैंने अभी आपको समझाया है कि एक नई कैटेगरी हम लोग बना लेंगे, टीए के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वही काम मैं कोडिंग के थ्रू आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं। और केवल थ्योरी से कोई भी चीज समझना ना, एक डेटा साइंटिस्ट के लिए, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कभी भी किसी को भी आप फॉलो करो, चाहे आप मुझे फॉलो करें या किसी भी और भी चीजों को फॉलो करो, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के साथ हर कॉन्सेप्ट को समझाएं। जब आप प्रैक्टिकल के साथ हर कॉन्सेप्ट को समझते हो, तो किसी भी चीज को आप यहाँ पे भूलते नहीं हो, है ना। तो आपको केवल इस सीरीज को देखना नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पर वो कोडिंग भी लिखकर आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। कोड के थ्रू हर चीज को हमको यहाँ पर समझते हुए चलना है। तो हम लोगों ने सबसे पहला काम कर लिया है। हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी लाइब्रेरी है, इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। डेटा को इंपोर्ट कर लेता हूं, और मैंने अलग से फाइल इसलिए यहाँ पे बना ली, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जब भी आपको रिवाइज करना हो, तो आप इस तरीके से अलग से नोट्स में जाके जुपिटर नोटबुक के देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ था और यहाँ पे क्या हुआ था। ये वही डेटा सेट है, जो डेटा सेट हमने यूज किया हुआ है हाउस सेल वाला। और मैं जो यूज कर रहा हूं यहाँ पर वही 3 जो कॉलम्स हैं, जो हमारे फायर प्लेस है और गैरेज क्वालिटी है और यहाँ पर सेल प्राइस है, इन तीनों ही यहाँ पे वेरिएबल को यूज कर रहा हूं। बिल्कुल सेम है, कोई भी यहाँ पे हम लोगों ने चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। हम लोग बस देखना ये चाहते हैं मिसिंग वैल्यू वाले टेक्निक में हम लोग क्या काम करेंगे। तो चलो देख लेते हैं मिसिंग वैल्यू, नल वैल्यू कौन कौन सी कितनी कितनी है। तो एक बार आप लोग को क्लियर हो जाएगा। 47 और 5% वाला जो सेक्शन है, वही यहाँ पे शो होगा, क्योंकि हम लोगों ने कोई यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं किया। जो जो डेटा, जो कोड हमने वहां पे लिखा हुआ है, वही कोड हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। और उसी वेरिएबल के लिए मैं दोनों काम आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए वही सेम चीज है। 47% फायर प्लेस क्वालिटी में, 5% 5.54 आपका गैरेज क्वालिटी में, और सेल्स प्राइस यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो वहां पे 47% में आपने देखा था ओवरलैप नहीं हो पाया था हमारा, जो चार्ट बना था वो। और गैरेज क्वालिटी में बहुत अच्छे तरीके से ओवरलैप हुआ था, 5% के आसपास है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आगे का कोड जो है यहाँ पर लिखूंगा, और हम लोग एक बार ना प्लॉट बार को गैरेज के लिए यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। ये वही गैरेज क्वालिटी है जो अभी हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है। कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड वही है जो अभी हम लोग पहले थोड़ी देर पहले लिखे हुए हैं।
तो यहां पर देखिए वही है, गैरेज में टीए है, एफए है, जीडी गुड है, एक्सीलेंट और पुअर है, ये यहाँ पे गैरेज क्वालिटी की रैंकिंग है यहाँ पर। अब क्या होगा, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो था, अब यहां से समझना स्टार्ट करो इस टॉपिक को। पहले क्या हुआ था, मोड हम लोगों ने यूज किया था और इसमें जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो आ रहा था, टीए जो आ रहा था, इसको हम लोगों ने मिसिंग वैल्यू जो थी, जो हमारी नल वैल्यू थी, इससे हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया था मोस्ट फ्रिक्वेंटली टीए से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ना 1 2 3 4 5 की जगह यहां पे चाह रहा हूं कि एक और मेरा बन जाए जो मेरा मिसिंग वैल्यू का हो, और इसको मैं एक कैटेगरी दे दूं मिसिंग वैल्यू के नाम से। तो क्या होगा, मेरा ये जो टीए है ना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, करके मैं दिखाता हूं। देखिए यहां पर मैं एक मिसिंग वाला वेरिएबल अलग से बना दूंगा, जो मेरी नल वैल्यू है उसको मैं मिसिंग वर्ड से रिप्लेस कर दूंगा। यही टेक्निक यूज की जाती है, दो टेक्निक जो है यहाँ पे यूज की जाती है। मैं कैसे रिप्लेस कर रहा हूं देखिएगा, मैं हेडिंग दे देता हूं रिप्लेस मिसिंग वैल्यू इन द मिसिंग वर्ड। जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मिसिंग वर्ड के थ्रू मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने यहां पर दे दिया हेडिंग। जो मेरी नल वैल्यू है उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू से हम लोगों ने रिप्लेस किया था पहले, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, जितनी भी नल वैल्यू है उसको एक वर्ड जो है मिसिंग जो वर्ड है उससे यहां पर मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूं। आप देखिए यहां पर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, नोट्स में यहां पर जो है ब्रैकेट छूट गया है, आप लोग देखिएगा ये नोट्स में एक करेक्शन है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगा लेना है। यदि आप यहाँ से कोड को देख के लिखोगे ना नोट से, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेना है आपको। ये मैंने ब्रैकेट यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। रन मैंने क्या किया है, ये जो मेरी मिसिंग वैल्यू है ना, ये मिसिंग आप देखिए मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मिसिंग लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ मेरी नल वैल्यू से। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए क्या चेंजेस हो रहा है। कैटेगरी बना लेते हैं मिसिंग वैल्यू की, ये मैंने रिप्लेस किया और ये मैं कैटेगरी को डिफाइन कर रहा हूं मिसिंग वैल्यू की। ये मैं टीए के बाजू में यहां पर एक मिसिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये टेक्निक भी हम लोग यूज करते हैं मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन में, माफ करिए कैटेगरिकल डेटा में। देखिए क्या हो गया यहां पे चेंजेस, जो मेरी नल वैल्यू थी वो एक नई कैटेगरी बन गई है मिसिंग के नाम से, और टीए में कोई चेंजेस नहीं हुआ, एफए में कोई चेंजेस नहीं हुआ, गुड में मतलब जीडी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, एक्सीलेंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, गैरेज की क्वालिटी में और पीओ में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन टीए को हम लोगों ने मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया था, पहले मोस्ट फ्रीक्वेंट जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने नल वैल्यू से रिप्लेस कर दिया था। यहां पर ये जो मिसिंग वैल्यू है यहाँ पे नई कैटेगरी बन गई है, तो ये टेक्निक भी यूज किया जाता है। जैसे कि 47% है। ठीक है, आपने देखा था कि वो 350 के आसपास टीए था। ठीक है, किस पे, फायर वाले में, जो अभी हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल देखा 47% वाला, वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया था। उसके लिए हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि मिसिंग वाली टेक्निक। ठीक है, इससे पहले मैंने अभी बार ग्राफ जो बनाया था, आज की अभी जो कोड है उसमें देखिए यहाँ पर टीए था, एफए था, जीडी था, एक्सीलेंट था, पुअर था। टीए कितना था, 1200 के प्लस था, जितना था उतना ही है अभी टीए। लेकिन यहाँ पर एक और कैटेगरी मैंने बना दी और जितनी भी नल वैल्यू है उसको मैंने इस वर्ड के साथ, मिसिंग वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया। मान लीजिए मिसिंग वर्ड की जगह आप कुछ और वर्ड रखना चाहते हो यहाँ पे, जैसे मिसिंग नल मैं यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस कोड को, आपका असाइनमेंट है ये, कोड को आप यहाँ पे करके देखिएगा। ठीक है, नाम चेंज कर दीजिएगा आप यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से आप मिसिंग नल को, यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऊपर से यहाँ पे नाम को चेंज नहीं किया था। अच्छा, मैंने यहाँ पे रन ही नहीं किया था। ठीक है, इसके लिए अभी मिसिंग ही रहने देते हैं, मिसिंग ही रख देता हूं मैं यहाँ पे। और वैसे भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मिसिंग ही होता है ना, और कुछ अपना नाम वगैरह मत डाल देना इस पे। तो आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया, तो मुझे बता दें एक बार कमेंट बॉक्स में सारी चीजें। मैं एक बार आप लोग के लिए रिवाइज रिपीट कर देता हूं। हम लोगों ने अभी जो जो चीजें पढ़ी हुई है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और आज की क्लास को हम लोग डेटा स्टोरी टेलिंग को थोड़ा सा लेकर लेते हैं सेक्शन को, और आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। हम लोगों ने पहला रिमूव करते हैं डेटा, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ पूरे के पूरे पॉइंट को आज जो हम लोगों ने पढ़ा है।
सेकंड हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट वैल्यू को देखना स्टार्ट किया था कि डेटा को रिमूव कर सकते हैं जो मिसिंग डेटा है उसको, या फिर हम लोग उसको फिल कर सकते हैं। इनपुट मतलब फिल करना, ठीक है। अब हम लोग यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन देख रहे हैं। लास्ट डे नंबर 11 की क्लास हम लोगों ने यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने बता दिया था, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल डेटा को देख चुके हैं हमारी लास्ट क्लास डे नंबर 11 की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कैटेगरिकल डेटा में मिसिंग वैल्यू को कैसे यहां पर यूज करते हैं वो हम लोगों ने देखा। मोड के साथ मैंने बताया गैरेज क्वालिटी और आपकी फायर क्वालिटी को दोनों को रन करके एक टेक्निक कैसे हम लोग यूज करते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा जो आ रहा है उसको नल वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देते हैं। दूसरी टेक्निक मैंने बताया कि हम लोग एक मिसिंग वैल्यू वेरिएबल अलग से बना लेते हैं एनए के लिए, ठीक है। ये दोनों टेक्निक मैंने आपको कोड के थ्रू और थ्योरी के थ्रू यहाँ पे समझा दी है। तो आज की क्लास हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। जो आज की हमारी क्लास है आपको सारे टॉपिक समझ में भी आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन को स्टार्ट करेंगे और केएनएन इंप्यूटर और इंटीग्रेटिव इंप्यूटर को यहाँ पे पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग हमारे जो फीचर इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है उसको यहाँ पे धीरे धीरे कंप्लीट करते जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी फीचर ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर कंप्लीट टाइम देके पढ़ रहे हैं। यहां तक आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आज की क्लास यहां पर हम लोग जितने भी हमारे टॉपिक्स हमको पढ़ने थे वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए। अब हम लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं और आप लोग के जो कमेंट आए थे उस कमेंट्स के यहाँ पर आंसर दे देता हूं मैं। और आज की क्लास में हम लोग जो क्यूरियस डेटा माइंड है उसके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के जो लास्ट क्लास में सजेशन आए थे कि डेटा साइंस में और एआई में एक ट्रैवल इंडस्ट्री में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, क्या यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ये टॉपिक के बारे में आप बताइए डेटा क्यूरियस माइंड में। तो आज पूरी कंप्लीट स्टोरी टेलिंग और केस स्टडी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखी हुई है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो यहाँ तक के क्लास को देख के आज की क्लास को एंड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये डेटा क्यूरियस माइंड क्यों जरूरी है और क्यों आपको ये इस पे भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक स्टोरी टेलिंग पार्ट होता है डेटा साइंस के इंटरव्यू में और डेटा साइंस के जो प्रीमियम कोर्सेज पढ़ते हैं उन लोगों के लिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग क्यूरियस बने डेटा माइंड से रिलेटेड। क्योंकि कभी भी एक डेटा साइंटिस्ट को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, क्योंकि आप मशीन लर्निंग पढ़ ही इसीलिए रहे हो क्योंकि आप एक अच्छा डेटा साइंस का जॉब पा सको और वहां पर आपको किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को, बिजनेस केस स्टडी को वहां पर एज ए बिजनेस एनालिस्ट, एज ए डेटा साइंटिस्ट, जितना भी आप फील्ड में काम करो पढ़ने के बाद आपको वहां पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ना कि आपको जब तक आप किसी प्रॉब्लम को, एक डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है, एक साइंटिस्ट का काम क्या होता है बेसिक सा, कि कभी एक प्रॉब्लम को वो फाइंड करे, उस प्रॉब्लम के पीछे अपनी साइंस लगाए और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो यही काम होता है एक डेटा साइंटिस्ट का। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके अंदर, आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए कि मैं कोई एक कॉमन डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की चीजों को यहां पे नहीं कर रहा हूं, मैं डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए इन चीजों को पढ़ रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको रियल टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट हर क्लास में पढ़ते रहे, पता चलते रहे, जिसमें कि आप पढ़ क्यों रहे हो ये चीज आपको सही तरीके से समझ में आती रहे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ट्रैवल इंडस्ट्री में डेटा साइंस और एआई का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसको हम लोग आज यहाँ पे कंप्लीट स्टडी करेंगे। और हम लोग इसके साथ ही साथ एक कंप्लीट केस स्टडी करेंगे जो है हमारी ओयो का, जो इंडिया का एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। इंडिया का एक बहुत अच्छा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है ओयो, जिसके फाउंडर है रितेश अग्रवाल। इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे आज के डेटा क्यूरियस माइंड में। तो चलिए हम लोग आपके कुछ कमेंट्स देख लेते हैं जो आप लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है, और उसके बाद आज की जो डेटा क्यूरियस माइंड है उसको जो दोनों ब्लॉक्स है उसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और हम लोग इसको जो है आज जो है डिस्कस करते हैं। सो ठीक है, मैं आप लोग के कमेंट बॉक्स यहाँ पे देख रहा हूँ। आप लोग के जो भी डाउट्स है मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर कविता ने पूछा है कि क्या सर हम लोग फाउंडेशन पार्ट को, मतलब एडवांस पार्ट तक यहाँ पे जाएंगे इस कंप्लीट सीरीज में। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग बेसिक से पूरे के पूरे एडवांस पार्ट तक जरूर जाएंगे, लेकिन हम लोग पूरा फाउंडेशन पार्ट को क्लियर करते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन ही मैं आपको किसी डायरेक्ट मशीन लर्निंग मॉडल को दिखा दूं। मेरी कोशिश ये है कि डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 30 तक आप जो भी चीज पढ़ोगे यहाँ पर मेरे साथ, आपके फाउंडेशन और थ्योरी और जितने भी आपके फंडामेंटल पार्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जब 30 डेज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आप लोग के लिए कई सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स यहाँ पे डालना स्टार्ट करूंगा, जो हमारे डे 31, 32, 33 जो भी हो सकता है आगे के जो डे हो, लेकिन 30 डेज के अंदर हमारा टारगेट ये है कि आपके फंडामेंटल और फाउंडेशन पार्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए। दूसरा एक कमेंट मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, दूसरे कमेंट में आप लोग के यही डाउट है कि क्या मुझे यहाँ पर जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा डेटा साइंस में। ऑब्वियस सी बात है यार,
डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट या फिर हम लोग बिजनेस एनालिस्ट। अच्छा, एक आप लोग का डाउट होता है, एक कॉमन डाउट होता है। मैं एक काम करता हूं ना, आज की क्लास में ना ये जो डे नंबर 12 का जो क्यूरियस डेटा माइंड है ना, इसको अपन शिफ्ट करते हैं डे नंबर 13 में। ये केस स्टडी को 10-15 मिनट में दूंगा, अच्छी केस स्टडी है, इसको मैं डे नंबर 13 में आपको ये केस स्टडी बताऊंगा। लेकिन मैं आज आपको ना आप लोग के डाउट्स क्लियर कर लेता हूं बहुत सारे, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि डाउट क्लियर होने चाहिए। तो आज हम लोग थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं आज की क्लास में। डे नंबर 12 का ये जो डेटा क्यूरियस माइंड है ना, इसको आज हम लोग नहीं करते हैं। आज हम लोग डे नंबर 13 वाला जो सेक्शन है उसको यहां पर करते हैं। मैं आज आपको कुछ केस स्टडीज जो आपके जो कॉमन डाउट है उसको बताता हूं। देखो, आपके जो कॉमन डाउट है वो क्या होते हैं, डेटा एनालिस्ट। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। आज हम लोग इसी पे टाइम दे देते हैं, क्योंकि आपके कॉमन डाउट्स हैं ये। मैंने कई सारे कमेंट्स में भी ये डाउट्स देखा हुआ है। डेटा साइंटिस्ट, फिर एक डाउट आता है आप लोग का, सर बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है? डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, ठीक है। फिर आप लोग का कुछ डाउट आता है कि सर फिनेंशियल एनालिस्ट भी तो होता है, वो क्या काम करता है। फिर आप लोग का एक डाउट आता है कि सर आपका प्रोडक्ट एनालिस्ट क्या काम करता है, ठीक है। फिर आपका एक डाउट आता है कि सर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी तो एक चीज होता है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट क्या काम करता है, ठीक है। फिर आपका एक डाउट आता है, मान लीजिए क्वालिटी एनालिस्ट क्या होता है, वो क्या काम करता है। अब आप इस चीज में कॉमन चीज आप नोटिस कर रहे हैं, ये ए बोलने का मतलब ये एनालिस्ट चीज का टर्म, ठीक है। डेटा एनालिस्ट में जो हम लोग चीज यूज कर रहे हैं, इसमें जो है बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होता है, क्वालिटी एनालिस्ट क्या होता है, प्रोडक्ट एनालिस्ट क्या होता है, और यहाँ पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट क्या होता है। ऐसे कई सारे एनालिस्ट पोजीशंस होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके जॉब टाइटल्स होते हैं कि मैं को यदि हायरिंग करना है तो सबसे पहले आप ये चीज समझो कि डेटा एनालिस्ट के अंदर आप ये चीज सीख जाते हो, जो भी आपके टूल्स हैं, जैसे कि आपको पाइथन में कैसे काम करना है, आपको एसक्यूएल में कैसे काम करना है, आपको पावर क्वेरी में कैसे लिखना है, आपको पावर बीआई कैसे पढ़ना है, आपको टैबलू कैसे करना है, ये सब टूल्स आप सीख जाते हो। और टूल्स को कैसे समझते हो, टूल्स को जैसे मैं अभी आपको केस स्टडी बता रहा हूँ, बिजनेस की प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उसके साथ आप इस चीजों को समझते जाते हो। जब आप डेटा एनालिस्ट की पूरी स्किल सेट सीख जाते हो, तो आप यदि मान लो एमबीए किए हुए हो, ठीक है, जिसमें आपको बिजनेस की प्रॉब्लम टोटली अंडरस्टैंड आप कर पाते हो, ठीक है, जहां पर आपकी क्वालिफिकेशन काम आए, एमबीए आपने किया हुआ है और आप वहां पर बिजनेस की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे एज ए एनालिस्ट। क्योंकि जैसे एक कंपनी है, मान लीजिए जियो एक कंपनी है या डीमार्ट एक कंपनी है, ठीक है, जियो की अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो अपना डेटा वो किसी डेटा एनालिस्ट को ना देके वो एक पोजीशन बना देती है एज ए बिजनेस एनालिस्ट का, जिसको बिजनेस की भी अंडरस्टैंड हो और उसको डेटा एनालिस्ट की स्किल सेट भी आए, राइट। तो आप एमबीए करने के बाद भी डेटा एनालिस्ट करते हो, आप बीबीए करने के बाद भी डेटा एनालिस्ट करते हो, इनफैक्ट आप कोई भी ग्रेजुएट हो, आप डेटा एनालिस्ट की स्किल सेट ले सकते हो, जिससे कि आपको आप अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो आप यहां पर एमबीए की डिग्री लेके रखे हुए हो, जो आपकी बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन है, और आप यहां पे बिजनेस एनालिस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। मतलब एक डेटा एनालिस्ट, जो अभी हम लोग भी फुल स्टैक डेटा एनालिस्ट पढ़ाते हैं, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। फाइनेंशियल एनालिस्ट भी कवर हो जाता है, बिजनेस एनालिस्ट भी कवर हो जाता है, क्वालिटी एनालिस्ट भी कवर हो जाता है, प्रोडक्ट एनालिस्ट भी कवर हो जाता है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हो जाता है। अब मान लीजिए आपकी जो पूरी एजुकेशन जो है वो फिजिकल एजुकेशन पे है, ठीक है, आप जो है स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपने पूरी की पूरी अपनी ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन पे ली हुई है, आप डेटा एनालिस्ट की स्किल सेट को सीख जाते हो, स्किल्स को सीख जाते हो, और कहीं पे भी आपकी जॉब पोजीशन स्पोर्ट्स एनालिस्ट की होती है, जैसे कि मान लीजिए कई सारी स्पोर्ट्स की वेबसाइट होती है, जैसे कि क्रिकेट बज वगैरह वेबसाइट होती है, जो आपकी प्रिडिक्टिव चीजें को दिखाती है, आपके स्कोर को दिखाती है, तो आप वहां पर एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट काम करते हो। आपने देखा होगा मैच जो हमारा चलता है, क्रिकेट का मैच चलता है, जो हमारे कोच होते हैं, कोच के बाजू में एक लैपटॉप लेके पर्सन बैठे होते हैं, 2-3 लोग, जो एनालिस्ट देखते हैं कि इस बैट्समैन की क्या आपकी रन रेट रही है, वो उस तरीके से अपने मैच की स्ट्रेटेजी को चेंज करें। तो वो क्या करते हैं, स्पोर्ट्स के आउटपुट को निकाल के देते हैं, तो वो एक स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये काम होता है आपके स्पोर्ट्स एनालिस्ट का, ठीक है। वैसे ही मान लो एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करना चाहती है, मान लीजिए एक डीमार्ट एक कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट को एक एनालिसिस करके हाईलाइट करना चाहती है, उसके इनसाइट्स आपसे निकलवाना चाहती है, तो एक जॉब टाइटल बना देगी एज ए प्रोडक्ट एनालिस्ट। जो भी प्रोडक्ट है उसका आप एनालिसिस करके उस प्रोडक्ट के बारे में बता पाओगे। ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होता है, क्वालिटी एनालिस्ट क्या होता है, प्रोडक्ट एनालिस्ट क्या होता है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट क्या होता है।
जिस वर्ड के साथ भी एनालिस्ट चीज आ रहा है, ये चीज आपका जॉब टाइटल होता है, लेकिन आपको जो स्किल सेट है वो डेटा एनालिस्ट की सीख लेना चाहिए। जो फुल स्टैक डेटा एनालिस्ट होती है वो स्किल सेट आपको सीख लेना चाहिए यदि आप अपना कैरियर को अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो डेटा एनालिस्ट पोजीशन में। ठीक है सर, और यही काम हम लोग अपने वेबसाइट में जो हमारे जो प्रीमियम कोर्सेज हैं और हमारे जो 30 डेज पाइथन की जो कोर्सेज हैं उसमें यही चीज हम लोग डेटा एनालिस्ट की प्लेलिस्ट को मेंटेन करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको यदि और भी डाउट है और आप और काउंसलिंग करना चाहते हो तो एक चीज मैं और बता दूं आपको कि आपके पास डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा जिसमें आप कॉल कनेक्ट कर सकते हो हमारे काउंसलर से, और हमारे आगे आने वाले जो इवेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग यही चीज आपको क्लियर करते हैं, आपके बेसिक क्वेश्चन का 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं। जो हमारे इवेंट्स होते हैं जिसमें मैं भी कई बार आपके लिए अवेलेबल होता हूं ऑनलाइन, मेरे साथ जो हमारे टीचर्स हैं स्वाति मैम और बाकी जो टीचर्स हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं, जहां पर आप कई सारे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको एक हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, नेक्स्ट इवेंट कौन सा होने वाला है आप वहां पे जाके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपको उस इवेंट का रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिल जाएगा जो टोटली फ्री होता है। ठीक है, आप फ्री इवेंट्स में आइए। यदि आप फ्री में इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कोई डाउट से पूछना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, और कुछ हमारे प्रीमियम भी होते हैं तो आप फ्री में आइए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप प्रीमियम में भी जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो हम लोग बात कर लिए अभी डेटा एनालिस्ट का कि डेटा एनालिस्ट क्या काम करता है। अब बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट का। अब डेटा साइंटिस्ट जो होता है ना, सबसे पहले एक डेटा साइंटिस्ट को एक डेटा एनालिस्ट की स्किल सेट आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक डेटा साइंटिस्ट को कभी भी डेटा एनालिस्ट की स्किल सेट नहीं आती है। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यदि आप डेटा साइंस की प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो तो आप क्या क्या चीज, पहले डेटा एनालिस्ट की आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो, इस कोर्स में आप पढ़ते हो तो पहले आप यहां पर क्या सीखते हो, पाइथन। ठीक है, पाइथन बेसिक टू फंडामेंटल आप सीखते हो यहां पे। फिर यहां पर आप जो है उसकी लाइब्रेरी सीखते हो। ठीक है, आप एसक्यूएल सीखते हो, आप यहाँ पे पावर बीआई और आपका टैबलू सीखते हो। अब ये पूरी की पूरी चीज ना आप डेटा साइंटिस्ट में एडवांस फॉर्मेट में सारी चीजें को आपको आनी चाहिए, ये स्किल सेट आना चाहिए। ठीक है, तो आपने डेटा एनालिस्ट का स्किल सेट ले लिया, आपने मान लीजिए जॉब भी ले लिया। ठीक है, लेकिन आप 1 साल 2 साल आप काम करते हो, आप जूनियर डेटा साइंटिस्ट से, जूनियर डेटा एनालिस्ट से सीनियर डेटा एनालिस्ट बन गए, आपका पैकेज एक सैचुरेशन रीजन तक पहुंच गया। ठीक है, अब आ गया है आपको मेन अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म करना डेटा साइंस की तरफ, क्योंकि डेटा साइंस में पैकेज आपके बहुत अच्छे हैं। डेटा साइंस ग्रोइंग स्किल्स है, ग्रोइंग मतलब आपका मार्केट है, क्योंकि वहां पर आप पढ़ोगे, आप क्या इन चीजों को पढ़ लेने के बाद आप क्या पढ़ोगे, आप मशीन लर्निंग पढ़ोगे, आप पढ़ोगे एआई के बारे में, आप पढ़ोगे, आप एनएलपी पढ़ोगे, आप कंप्यूटर विजन पढ़ोगे, आप यहाँ पे डीप लर्निंग पढ़ोगे। ये सब पार्ट हो जाते हैं अपने डेटा साइंटिस्ट के। तो आप जब डेटा साइंटिस्ट के लिए पढ़ने के लिए आते हो हमारे यहाँ, तो हम लोग सबसे पहले आपको डेटा एनालिस्ट की स्किल सेट्स को सिखा देते हैं। फिर आपको डेटा साइंटिस्ट की जो अभी हम लोग चीज पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, उस पे हम लोग जाते हैं। तो आप यदि बिगनर हो, मेरे साथ पूरी की पूरी चीजों को पढ़ रहे हो, तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आपके जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि सर बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स बना दो, सर फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स बना दो, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपको डेटा एनालिस्ट का स्किल सेट पूरा आना चाहिए। जब आप डेटा एनालिस्ट का स्किल सेट आप सीख जाते हो तो आप किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में जाकर आप जॉब को कर सकते हो, क्योंकि कई सारे यहाँ पर ऐसे मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं जो एक बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स बना देते हैं, और आप लोग को लगता है कि मैं एक बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स पढ़ लूंगा तो मेरी बहुत अच्छी पैकेज लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको पूरे सिस्टमेटिक चीजों को पढ़ना होता है, एक कंप्लीट गुड प्लेलिस्ट को पढ़ना होता है जो आपकी डेटा एनालिस्ट की प्लेलिस्ट है। तो आप जब डेटा एनालिस्ट की प्लेलिस्ट को पढ़ेंगे तो आप पाइथन से स्टार्ट करिए। 30 डेज ऑफ पाइथन आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर डेटा साइंस के लिए स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मेरे 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग की इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे फंडामेंटल पार्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर ही एंड करेंगे। हम लोगों ने आज का जो डेटा क्यूरियस माइंड है उसको डे नंबर 13 में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग शिफ्ट कर दिए इस टॉपिक को, क्योंकि आज मुझे रियलाइज हुआ कि आपको ये जो आपके कमेंट्स आते हैं उसका आज आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से जवाब देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपको एक छोटा सा एक आपके आंसर्स देने के लिए। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इस नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक मिल रहा है उस पर आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं मेरे आगे आने वाले वर्कशॉप में जो फ्री होते हैं, जिसमें हम लोग 2 वे कम्युनिकेट कर पाएंगे जूम के अंदर, गूगल मीट के अंदर, जो यूट्यूब के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वहां पर भी आपके जो कई डाउट्स है उसको मैं क्लियर कर दूंगा।
कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में मुझे एटलीस्ट बताएं कि आप लोगों को क्या ये सीरीज पसंद आ रही है, क्या चेंजेस मुझे करने, कोई टॉपिक यदि आपको टफ लग रहा है तो वो भी मुझे बताइए। यदि ये मुझे लगेगा कि बहुत लोग को इसमें डाउट है, बहुत लोग का प्रॉब्लम है, मैं उस प्लेलिस्ट में आप लोग के लिए वो टॉपिक को वापस से रिपीट कर दूंगा। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।